औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। We were discussing about the operators in our previous lectures. हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने ये बात की थी कि ऑपरेटर्स आपके पास कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जो एक फंक्शन को किसी दूसरे नए फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं और जहाँ पर हमने ड्रॉ किया था कल लेक्चर दैट वाज प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो आज हम पढ़ते हैं अगेन यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको जब आप किसी ऑपरेटर पर अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में आपको इवन या ऑड फंक्शन कोई भी मिल सकता है, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि आपको एक यूनिटरी ऑपरेटर भी मिल सकता है। तो कोई भी ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर तब होगा, उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी हार्मेशियन। हार्मेशियन का मतलब ये है कि ये जो इसके ऊपर एक साइन है जिसको हम डैगर पढ़ते हैं, तो बेसिकली होता है ट्रांसपोज़ का कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज़। तो पी डैगर मस्ट बी इक्वल टू पी, यानी किसी भी ऑपरेटर का ट्रांसपोज़ और फिर उसके ऊपर अगर कॉन्जुगेट लिया जाए और सेम ऑपरेटर आपको मिल जाए तो वो हार्मेशियन होता है। सेकेंडली ऑपरेटर जो है उसका जो ओन स्क्वायर है वो भी उस ऑपरेटर के बराबर है, यानी जब आप एक ऑपरेटर को सक्सेसिव अप्लाई करें तो उसके बाद आपको सेम ही ऑपरेटर मिल जाए तो उसको भी आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहते हैं। आमतौर पर जो यूनिटरी ऑपरेटर आई है ये भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है क्योंकि इसका डैगर भी आई के बराबर है और आई स्क्वायर भी आई के बराबर होता है। अब प्रोजेक्शन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? जब आप 2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स को जो कि आपस में कम्यूटिंग हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही आपको मिलता है। कंडीशन 1 में क्या है कि अगर आप P1 और P2 को मल्टीप्लाई करें साथ में आपके पास इसका डैगर है तो ये आएगा P2 डैगर P1 डैगर। ये कंडीशन याद रखनी है कि जब भी हम इसका ये डैगर लेते हैं तो आपके पास ऑर्डर जो है ना वो रिवर्स हो जाता है। P1 P2 डैगर इज इक्वल टू P2 डैगर P1 डैगर। तो ये आपके पास जो हार्मेशन है P2 भी P1 भी हार्मेशन है तो आपके पास P2 P1 आ जाएगा और ये बन जाएगा P1 P2 के बराबर। इसी तरीके से P1 P2 का अगर होल स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास P1 P2 आएगा, यानी P1 2 टाइम्स और P2 2 टाइम्स, और इसी तरीके से ये P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर हो जाएगा और दिस बिकम्स इक्वल टू P1 P2। अब अगर 2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर को आप ऐड करते हैं तो वो जनरली कोई प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होता। 2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर अगर आपके पास उन दोनों का जो प्रोडक्ट है 0 है तो फिर आप उनको ऑर्थोगोनल ऑपरेटर्स कहते हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हैं बहुत सारे और आप उनको सम करें और आप चाह रहे हैं कि आपको उनके रिजल्ट में भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर मिले, तो वो उसी सूरत में होगा अगर ये सब प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, यानी जब आप P1 और P2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आएगा। इसी तरीके से P2 P3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा। अगर ये सारी कंडीशंस होंगी तो फिर इनका जो सम है आपको एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर मिल सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक नेक्स्ट ऑपरेटर जिसको पैरिटी ऑपरेटर कहते हैं। पैरिटी के बारे में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अपने कोर्स में पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा ऑपरेटर है जब इसको हम किसी भी वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो वेव फंक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा ऑपरेटर जो किसी भी वेव फंक्शन के स्पेस कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देता है या उसकी हैंडेडनेस को चेंज कर देता है, यानी अगर वो पहले राइट हैंडेड था तो वो लेफ्ट हैंडेड हो गया है, अगर वो पहले पॉजिटिव एक्सिस में था तो अब नेगेटिव एक्सिस में चला गया है। तो ऐसा ऑपरेटर जो है आपके पास पैरिटी ऑपरेटर कहलाता है, जिसमें आपको किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से उसकी स्पेस रिफ्लेक्शन मिलती है, यानी x माइनस एक्स हो गया है, y माइनस वाई हो गया है, z माइनस जेड हो गया है। पैरिटी ऑपरेटर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब आप पैरिटी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो यू गेट वेव फंक्शन इनटू माइनस आर। अच्छा जी, अब ये जो माइनस आर है इसका रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको फिर हम रिफ्लेक्शन को किसी और तरह से देखेंगे, सिमेट्रिक देखेंगे, और अगर नेगेटिव आएगा तो फिर हम उसको एंटी सिमेट्रिक देखेंगे।
अब आइगन वैल्यूज इस पैरिटी ऑपरेटर की क्या हो सकती हैं? हम कंसीडर करते हैं कि एक आइगन फंक्शन है हमारे पास साई आर, जिस पर हम एक पैरिटी ऑपरेटर पी अप्लाई कर रहे हैं और उसकी आइगन वैल्यू अल्फा हमें मिल रही है। तो अगर हम इस पैरिटी ऑपरेटर को अब दोनों साइड पर अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये बनेगी, इसके ऊपर एक दफ़ा फिर हम ऑपरेट करवा रहे हैं प्रोजेक्शन, ये पैरिटी ऑपरेटर, और अल्फा साई के ऊपर भी ऑपरेट करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास पी साई हो गया अल्फा, और ये पी साई जब अप्लाई होगा तो हमें अगेन एक आइगन वैल्यू अल्फा मिल जाएगी। अब आप ये देखें कि हमारे पास बन गया है, इस सेकंड टाइम अप्लाई करने के नतीजे में अगर हमारे पास साई माइनस आर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आर हो गया है, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाता है यहाँ से, क्योंकि साई माइनस आर इज इक्वल टू साई आर, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी ये आइगन वैल्यूज दो तरह की हो सकती हैं, या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो पैरिटी ऑपरेटर आपको दो वैल्यूज दे सकता है, पॉजिटिव 1 और -1। अगर हमें पॉजिटिव 1 वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब है कि ये जो पैरिटी ऑपरेटर है, ये जिस फंक्शन पर अप्लाई हुआ है वो एक इवन फंक्शन है। और अगर हमें -1 मिलती है आइगन वैल्यू, तो इसका मतलब है कि जिस आइगन फंक्शन या आइगन स्टेट पर ये पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई हुआ है वो एक ऑड फंक्शन है। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर एक फंक्शन है उसको हम इवन तब कहेंगे अगर साई माइनस एक्स, यानी पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद अगर स्पेस कोऑर्डिनेट माइनस भी हो गया है तो उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ मैच करे। यानी अगर हमारे पास आई एक्स कॉज एक्स है और हम इसके ऊपर एक पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं जिसके नतीजे में माइनस एक्स हो जाता है, तो कॉज माइनस एक्स भी आपको कॉज एक्स ही देता है। तो इस तरह का फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन है, और ये उसका ग्राफ बना हुआ है जो कि सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। अब ऑड फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसको जब आप पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करें तो ये जब कोऑर्डिनेट स्पेस कोऑर्डिनेट माइनस हो जाए तो आपको माइनस वेव फंक्शन मिल जाए। तो ऐसे फंक्शन को आइगन वैल्यूज की नेगेटिव मिलती है, आप ऑड फंक्शन कहते हैं। जैसे अगर आपके पास साइन एक्स हो तो साइन माइनस एक्स विल गिव यू माइनस साइन एक्स, और वो आपके पास हो जाएगा माइनस आई एक्स। तो यहाँ से हमें पता चला कि आमतौर पर कोसाइन फंक्शन जो है वो आपके पास उसकी पैरिटी इवन है, और साइन फंक्शन जो है उसकी पैरिटी ऑड है। यानी इन दोनों पे जब पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई होता है तो हमें मुख्तलिफ आइगन वैल्यूज मिलती हैं। अब अगर आपके पास कोई पैरिटी ऑपरेटर है और यूनिटी ऑपरेटर्स हैं तो उनको हम कैसे डिस्कस करेंगे? यानी अगर हमने पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई किया 2 टाइम्स साई पर, वेव फंक्शन पर, तो हमें मिलता है पी और पी साई आर, जहाँ पर ये पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद माइनस आर दे देगा। जब सेकंड पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई होगा तो आपके पास ये अगेन रिफ्लेक्शन होगी इस माइनस आर की आर में। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, क्योंकि ये यूनिटरी ऑपरेटर है, जिसको मैं आइडेंटिटी कह रही हूँ। यूनिटरी ऑपरेटर जो होता है इसकी आइगन वैल्यू 1 होती है, तो 1 आपको मिल रही है। तो आप यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई कह सकते हैं, देन पी पी विल बी इक्वल टू आई एंड पी विल बी इक्वल टू 1 ओवर पी विच इज पी इनवर्स। तो हार्मेशन और एडजॉइंट जो है आपके पास पैरिटी ऑपरेटर का, मतलब अगर हम इसको कॉन्जुगेट लें और फिर इसका ट्रांसपोज लें तो वो भी पी इनवर्स ही होगा। तो आपके पास यहाँ से पता चला कि ये पी डैगर इज इक्वल टू पी, जिसका मतलब है पैरिटी ऑपरेटर हार्मेशन ऑपरेटर है। अब अगर पैरिटी ऑपरेटर को आप ब्रा वेक्टर या केट वेक्टर पर अप्लाई करें तो क्या होता है? जब हम इसको किसी ब्रा वेक्टर पर अप्लाई करते हैं तो हमें एक केट वेक्टर मिल जाता है, और इसी तरीके से अगर हम इसको किसी कैट वेक्टर पर अप्लाई करते हैं तो हमें ब्रा वेक्टर मिल जाता है। ये कुछ एक्शंस हैं पैरिटी ऑपरेटर्स के, ई एक्सपोनेंशियल एक्स पर, साइन एक्स पर, कोसाइन एक्स पर, और ये एम डी स्क्र आर ओवर डी टी स्क्र पर, आर क्रॉस पी और एल डॉट पी पर। इसमें हम दो के देख लेते हैं, और बाकी सारे जो है ना ये आपने खुद करने, और ये छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं, इनको करके तो आपने फिर एज यूजुअल पेज पर करके इसको सेंड करना है। ये देखिए जी, एक्सपोनेंशियल एक्स है, जब हम इस पर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वी गेट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। इसी तरीके से जब साइन एक्स पर अप्लाई करते हैं तो हमें पता है माइनस एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाता है। अब ये देखें कि आपके पास है ऑपरेटर का इनवर्स कैसे होता है। आपके पास कोई भी इनवर्स ऑफ ऑपरेटर ए होगा, ए माइनस वन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर ए, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ए माइनस वन विल बी इक्वल टू आई बाय ए। तो a will be equal to I by a minus 1,
अब हम इक्वेशन 1 2 को जब देखते हैं तो हमें A इनवर्स A इज इक्वल टू A इनवर्स इज इक्वल टू I यूनिटरी ऑपरेटर के बराबर आ जाता है। तो ये एक स्टेट के ऊपर जब अप्लाई होता है यूनिट वेक्टर तो आपको स्टेट वेक्टर अनचेंज्ड मिलता है। अब अगर आप दो वेक्टर्स को डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है, अगर वेक्टर ए को आप वेक्टर बी से डिवाइड करते हैं और अगर जो बी है उसका बी इनवर्स भी मौजूद है तो आप इसको ए बी इनवर्स की फॉर्म में ले लेते हैं। तो ए बी की फॉर्म पर आपने जो लिया हुआ है आप इसमें ए आई बाय बी भी ले सकते हैं विच इज ए बी इनवर्स, और इसी तरीके से अगर आई बाय बी लेंगे तो बी इनवर्स ए हो जाएगा। तो अब आपके पास ए बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू बी ए इनवर्स, ये दोनों जो है आपके पास ए बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू बी इनवर्स ए, दोनों आपके पास इक्वल नहीं होते, यानी ये कम्यूटिंग नहीं है। हम्म, तो इनवर्स ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप इनवर्स लेते हैं तो ये ऐसे नहीं होगा कि आप ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स डी इनवर्स ले सकें, इनका ऑर्डर बदल जाता है। यानी पहले आप लास्ट से शुरू करते हैं, डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स। इसी तरीके से अगर आप किसी पावर एन का इनवर्स लेते हैं तो पहले इनवर्स आएगा और बाद में आपकी पावर अप्लाई होगी। और अगर आपके पास कोई लीनियर ऑपरेटर यू है तो इसको आप यूनिटरी तब कह सकते हैं अगर इसका इनवर्स इसके एडजॉइंट के इक्वल होगा। यानी अगर आप ये कहें कि ये हार्मिशन और एडजॉइंट जो है यू डैगर यू इनवर्स के बराबर है तो फिर यू डैगर विल बी इक्वल टू यू डैगर यू विल बी इक्वल टू यूनिटरी ऑपरेटर। ये कुछ बेटे छोटी छोटी सी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने याद रखना है। ये आगे जब हम प्रॉपरली क्वांटम मैकेनिक्स के अपनी पढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम्स तो उनमें ये सारी की सारी इस्तेमाल होंगी। अब अगर दो यूनिटी ऑपरेटर्स को आप उनकी प्रोडक्ट लें तो आपके पास फिर भी एक यूनिटी ऑपरेटर आता है। यानी अगर आप यू वी और यू वी डैगर ले लेते हैं तो यू वी विल बी इक्वल टू, ये देखिएगा पहले वी पर अप्लाई होगा इसका हार्मिशन और जॉइंट, फिर यू पर होगा। तो वी डैगर यू डैगर, और यहाँ से अब वी और वी पर अप्लाई हो जाता है, वी वी डैगर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यू यू डैगर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है यू वी डैगर इज इक्वल टू यू वी इनवर्ट्स के भी बराबर होगा। तो अब आपके पास इस दोनों के केस में दिस विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी, सॉरी यूनिटरी ऑपरेटर, ये यूनिटरी ऑपरेटर के ही बराबर होगा। तो इसको आप किसी भी नंबर के ऑपरेटर्स तक जनरलाइज कर सकते हैं। ये देखें, ये ए बी सी डी और ए बी सी डी डैगर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इसका भी यूनिटरी ऑपरेटर ही आना चाहिए। ये भी आपने खुद अपने पास करके देखा है। सिंपल सा तरीका है कि ए बी सी डी पर जब आप ये अप्लाई करेंगे हार्मिशन और जॉइंट तो ये डी डैगर सी डैगर बी डैगर और ए डैगर हो जाएगा। पहले डी और डी आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको यूनिटरी ऑपरेटर मिल जाएगा। सी और सी डैगर का यूनिटरी ऑपरेटर मिल जाएगा, बी और बी डैगर का यूनिटरी ऑपरेटर मिल जाएगा और फिर ए डैगर भी आपको यूनिटरी ऑपरेटर ही देगा। और इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ये हार्मेशन और जॉइंट इज इक्वल टू ए बी सी डी का इनवर्स। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कंडीशंस मस्ट द पैरामीटर दिस एप्सिलॉन एंड ऑपरेटर जी सेटिस्फाई सो दैट दिस ऑपरेटर इज यूनिटरी। तो सिंपली एक तो ये कि इनका जो जॉइंट है वो आपके पास इनवर्स के बराबर आना चाहिए, फिर ये आपके पास यूनिटरी ऑपरेटर होगा। तो हम अगर इसको कह देते हैं कि इफ फंक्शन एफ ए डैगर इज इक्वल टू, तो उसमें एफ स्टार यानी इस वैल्यू के ऊपर आपके पास कॉन्जुगेट आएगा, ए डैगर ए इनवर्स के बराबर होना चाहिए। तो अब ई एक्सपोनेंशियल आयोटा ई जी है अगर आपके पास, तो यू यू डैगर इज इक्वल टू यू इनवर्स। तो हम यू डैगर पहले लेंगे, डैगर के लिए जब लेते हैं तो आप कॉन्जुगेट लेते हैं और ट्रांसपोज लेते हैं। कॉन्जुगेट के लिए माइनस आयोटा हो जाता है यहाँ पर और एक्सपोनेंट एप्सिलॉन और जी आ जाता है। और उसके बाद आप देखिएगा कि इन केस ऑफ इनवर्स एक्सपोनेंशियल आई एप्सिलॉन जी का इन्वर्स आ जाता है। अगर इन्वर्स भी लेते हैं तो ये भी माइनस आयोटा की फॉर्म में ही आएगा। तो इसका मतलब है कि यू जो डैगर है दिस इज इक्वल टू यू इन्वर्स, यही कंडीशन हम लेंगे तो ये हमारे पास एक यूनिटरी ऑपरेटर बन जाएगा। अब अगर आप इसको यू ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी यू डैगर वाले को, इसके रिजल्ट को, तो आपको यूनिटरी ऑपरेटर मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आते हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स के ही होते हैं। अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y तो इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा y। दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a स्टार आता है। दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। और अगर आप इनको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा
imaginary part of the complex number, that is 1 by 2 iota a minus a star. तो पोलर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर a 7 प्लस 5 आयोटा है तो इसका, सॉरी, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर 7 प्लस 5 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट 7 माइनस 5 आयोटा होगा। जिस तरीके से हमने कहा कि आपके पास किसी भी ऑपरेटर का हार्मेशन और एडजॉइंट उसके इन्वर्स के बराबर होता है, तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका हार्मेशन और जॉइंट उसके कॉन्जुगेट के बराबर होता है। हार्मेशन और एडजॉइंट जो है ए रहकर किसी ऑपरेटर ए को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास साई ए हार्मेशन और जॉइंट फाई है तो ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा। अब हार्मेशन एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर आप हार्मेशन और एडजॉइंट किसी भी एक्सप्रेशन का मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। अब सबसे पहले तो ये करें आप कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स हैं उनको उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दें। फिर आप जितनी कैट्स हैं उनको ब्रास से रिप्लेस कर दें, जितनी ब्रास हैं उनको कैट से रिप्लेस कर दें। यानी अगर हार्मेशन और जॉइंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई हो रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलेगा। अगर किसी कैट वेक्टर पर अप्लाई हो रहा है, कैट स्टेट पर अप्लाई हो रहा है तो आपको ब्रास स्टेट मिलेगी। अगर किसी ब्रास स्टेट पर अप्लाई हो रहा है तो आपको कैट स्टेट मिल जाएगी। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। किसी भी ऑपरेटर के हार्मेशन एडजॉइंट का हार्मेशन एडजॉइंट वही पे ऑपरेटर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आप इसके ट्रांसपोज लेते हैं और कॉन्जुगेट लेते हैं। ये फिर आपने उसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लिया तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। लेट्स से कि ये ऑपरेटर स्क्वायर था, उसकी रोज और ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम बदल जाते हैं। पहले आपने ट्रांसपोज लिया तो रो कॉलम बन गई, कॉलम रो बन गई। दूसरा ट्रांसपोज लिया तो फिर वही रो और कॉलम में चेंज हुई तो वो आपके पास ओरिजिनल ऑपरेटर आ गया। और ऐसे ही जब पहला कॉन्जुगेट हुआ तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था तो माइनस हो गया, सेकंड कॉन्जुगेट की फॉर्म में वो फिर ओरिजिनल कंडीशन में चला गया। इसी तरीके से अगर आपके पास ए ए एक रियल नंबर है, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए है और एक आपके पास ऑपरेटर है, इसका आप हार्मेशन और जॉइंट ले रहे हैं तो दिस बिकम कॉन्जुगेट और ए रहेगा। और अगर ए की पावर कोई एन है और उसका आप ले रहे हैं हार्मेशन और जॉइंट तो पहले एडजॉइंट लेंगे, बाद में आप पावर लगाएंगे। अगर आप सबको ऐड कर रहे हैं और उसका हार्मेशन और जॉइंट ले रहे हैं तो आपके पास ए हार्मेशन और जॉइंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस फॉर्म में आएगा। और अगर आपके पास ए बी सी डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका हार्मेशन और जॉइंट है तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा डी सी बी ए की फॉर्म में। अगर आप ए बी सी डी को किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं कैट स्टेट में तो वो आपके पास ब्रास स्टेट में चले जाएगी और बाकी भी जो आपके पास वैल्यूज हैं ए बी सी डी की बजाय डी ए सी बी हो जाएंगी, डी सी बी ए की फॉर्म में चले जाएंगी। अब ये जो हार्मेशन एडजॉइंट है किसी ऑपरेटर जिसमें एक आपके पास कैट स्टेट और एक ब्रा स्टेट है, जब इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो कैट स्टेट ब्रा में बदल जाएगी और ब्रा कैट में बदल जाएगी, यानी साई ब्रा जो है वो कैट में चली गई है और जो आपके पास कैट स्टेट थी वो ब्रा में चली जाती है। ऑपरेटर्स जब किसी कैट के अंदर अप्लाई होता है तो वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है कि ऑपरेटर बाहर आ जाएगा और कैट रहेगी। इसी तरीके से जब ब्रा में आता है तो आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा और ए का हार्मेशन और जॉइंट आएगा। तो इन दिस वे आपके पास ऑपरेटर्स जो हैं उनको आप लिख सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने हार्मेशन की बात की इसी तरीके से हम स्क्यू हार्मेशन की बात भी करते हैं। स्क्यू हार्मेशन के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास एक ऑपरेटर बी है तो इसको हम स्क्यू हार्मेशन या एंटी हार्मेशन कब कहेंगे, अगर बी का हार्मेशन और जॉइंट माइनस बी के बराबर है। यानी अगर आप इसको किसी कैट स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करता है, ये एक तो स्टेट्स बदल देता है ना, कैट को ब्रा में चेंज कर देता है, ब्रा को कैट में चेंज कर देता है और इसका आपके पास कॉन्जुगेट भी आता है लेकिन माइनस साइन साथ आ जाता है। तो इस केस में ये आपके पास क्यू हार्मेशन या एंटी हार्मेशन कहलाता है। जब कोई हार्मेशन एडजॉइंट किसी भी ऑपरेटर का उसके कॉन्जुगेट के बराबर नहीं होता तो फिर आप उसको स्क्यू हार्मेशन कहते हैं और यूजुअली ऐसा ही हो रहा होता है। हार्मेशन ऑपरेटर में आप क्या करते हैं कि जब किसी भी ऑपरेटर का हार्मेशन एडजॉइंट लेते हैं तो वो उसी ऑपरेटर के बराबर आ जाता है, तो ऐसे ऑपरेटर्स लीनियर ऑपरेटर्स कहलाते हैं।
अब अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और वो साई टू कैट स्टेट पर अप्लाई हुआ है और साथ में आपके पास साई वन जो है ब्रा स्टेट उसके साथ आ रही है, तो इसको इंटेग्रल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? साई वन ब्रा स्टेट को साई वन स्टार लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, फिर साई टू लिखते हैं। इसी तरीके से अगर साई टू ए साई वन होल का कॉन्जुगेट लेते हैं तो साई टू एज इट इज आता है, ए साई वन पर अप्लाई हो रहा है और उसका कॉन्जुगेट है। अब हम कहते हैं कि साई वन और साई टू दो आइगन फंक्शन है किसी ऑपरेटर ए के, तो आइगन फंक्शन साई वन स्टार इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई वन। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑपरेटर है डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र और ये एक हार्मिशन ऑपरेटर है, तो हम इसको जो है साई वन हमारे पास एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स के बराबर है, साई टू कॉस एक्स के बराबर है, तो हम इनके ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। ऊपर वाली ही आपकी जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंगली साई वन स्टार ए साई टू डी टॉ, और इसी तरीके से इसमें साई वन स्टार जब लेते हैं तो ये हमारे पास ई आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स का आ जाएगा स्टार कॉन्जुगेट डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स आएगा, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्स, और उसके बाद कॉस एक्स का जब टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे हम तो हमारे पास पहले साइन एक्स बनेगा माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स बनेगा, तो इसकी वजह से माइनस साइन आ गया। अब हम सेकंड इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं, जो हमने ये सेकंड वाली बात की थी कि हमारे पास ये बराबर है साई टू ए साई वन कॉन्जुगेट डी टॉ के, तो अब हम इसको लेते हैं। हमारे पास साई टू ए साई वन कॉन्जुगेट डी टॉ है, कॉस एक्स हमने ले लिया साई टू, ए ऑपरेटर डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र है, साई वन ई आयोटा एक्स है और सारे का कॉन्जुगेट है। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो माइनस आयोटा एक्स की फॉर्म में आ जाता है, और अब आप इस पे डबल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। जब पहला डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है माइनस आयोटा, जब दूसरा करते हैं तो फिर आता है माइनस आयोटा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर रह जाता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस। तो आप ये देखें कि 1 और 2 से हमें सेम ही आंसर मिल रहा है, तो जिसका मतलब है साई वन स्टार ए साई टू डी टॉ इज इक्वल टू साई टू ए साई वन स्टार डी टॉ के बराबर है, यानी ये जो ऑपरेटर है ये हार्मिशन है, क्योंकि हार्मिशन में हम ये कहते हैं कि जब हम ऑपरेटर का ए ऑपरेटर था, इसका जब हम हार्मिशन जॉइंट लेते हैं, यानी इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं और उसके बाद उसको हम कॉन्जुगेट भी लेते हैं या सिंपल उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो वो हमारे पास ऑपरेटर के ही बराबर आना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में आप देखें एक जैसा आंसर आया है, तो हमारे पास ये ऑपरेटर हार्मिशन है। हार्मिशन ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो दो हार्मिशन ऑपरेटर्स हैं उनका सम भी हार्मिशन होता है, यानी अगर हम a प्लस बी करते हैं और उसका हार्मिशन लेते हैं तो a हार्मिशन प्लस b हार्मिशन इज इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि a हार्मिशन और b हार्मिशन दोनों ही अपने अपने ऑपरेटर के बराबर हैं। अब हार्मिशन ऑपरेटर्स जो हैं उनको आप फ्लिप कर सकते हैं। इन केस ऑफ इनर प्रोडक्ट आपके पास अगर वो किसी कैट स्टेट पर अप्लाई हो रहा है तो वो किसी ब्रा पर भी अप्लाई हो सकता है, और अगर ब्रा पर अप्लाई हो रहा है तो वो किसी कैट पे भी अप्लाई हो सकता है। आइगन वैल्यूज जो हार्मिशन ऑपरेटर्स की हैं वो रियल होती हैं। जैसे अगर आप ए को हार्मिशन अगर ए वेक्टर हार्मिशन है तो आप जब उसको अप्लाई करते हैं किसी भी साइड टू पर और उसके बाद आप अगर उसका हार्मिशन ले लेते हैं और उसको साई वन पर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाना है ना, जब इसकी हार्मिशन लेनी है तो ए साई टू की बजाय साई वन पर अब अप्लाई होगा, और क्योंकि ए का स्टार भी आना है तो ये सारे का स्टार आ जाना है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें साई वन और साई टू दोनों साई के बराबर हैं, हम इसको पुट कर देते हैं और अब हम इसकी आइगन वैल्यू देखते हैं कि अगर फंक्शन साई आइगन फंक्शन है और ए इसकी आइगन वैल्यू है इस हार्मिशन ऑपरेटर ए की, तो जब ऑपरेटर को साई पर अप्लाई करते हैं तो हमें ए वैल्यू मिल जाती है आइगन वैल्यू। जब इनका हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो हमारे पास साई स्टार ए साई विल बी इक्वल टू साई ए स्टार साई स्टार, तो साई स्टार साई रह गया, ये आइगन वैल्यू बाहर आ गई, ये आइगन वैल्यू भी बाहर आ गई। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये साई स्टार साई थीटा, ये तो कभी जीरो नहीं हो सकती, ये वन ही होगी, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये जीरो हो सकती है। इसका मतलब है ए विल बी इक्वल टू ए स्टार, यानी यहाँ पर जो कम्प्लेक्स नंबर हमने या आइगन वैल्यू ली हुई थी वो रियल आइगन वैल्यू है, दैट्स वाई उसका कॉन्जुगेट भी उसी वैल्यू के बराबर आया है। तो यही हमने बात की थी कि इन केस ऑफ हार्मिशन आइगन वैल्यूज जो है हार्मिशन ऑपरेटर्स की रियल होती हैं, अगर वो रियल है तो वो इक्वल होती हैं। अगर आपके पास हार्मिशन ऑपरेटर जो है वो एक आइगन फंक्शन के लिए डिफरेंट आइगन वैल्यूज दे तो ये आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल होंगे।
मतलब हार्मेशन ऑपरेटर विद डिफरेंट आइगन वैल्यूज विल व्हेन अप्लाइड ऑन आइगन फंक्शंस, तो वो आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल होंगे, यानी डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए हमारे पास जो फंक्शंस होंगे वो भी ऑर्थोगोनल ही होंगे। साई वन और साई टू दो आइगन फंक्शंस हैं, इनको हार्मेशन ऑपरेटर ए जो है उसके नतीजे में ए वन और ए टू दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज मिलती हैं। साई वन और साई टू ऑर्थोगोनल ही होंगे यहाँ पर। तो अगर हम इसको देखें, ए वन और ए टू दो वैल्यूज आ गई। अब हार्मेशन कंडीशन हमने अप्लाई कर ली कि साई वन स्टार ए साई टू था, और जब हमने हार्मेशन लगाया तो हमारे पास ये साई वन स्टार की जगह चेंज हो गई और ए का जो है कॉन्जुगेट आ गया, और साई टू जो है आपके पास फ्लिप हो गया। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को इसमें पुट कर देते हैं। इन केस ऑफ ए साई टू ए टू आएगी वैल्यू, ए साई वन ए वन स्टार आएगी वैल्यू। तो ये वैल्यूज आ गई। दोनों केसेस में साई वन स्टार साई टू है और साई वन स्टार साई टू है, क्योंकि हमने कहा है कि ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल किस कंडीशन में आएगी? क्योंकि ए वन जो है ए वन स्टार के बराबर है, अभी हमने देखा था। तो ए टू माइनस ए वन। अब ए टू और ए वन हमने कहा है डिफरेंट आइगन वैल्यू है। जब डिफरेंट आइगन वैल्यू है तो इनका जो डिफरेंस है ना वो जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो कौन सी चीज होगी? साई वन स्टार साई। तो यहाँ से हम इस प्रूव कर सकते हैं कि ये क्योंकि जीरो है तो इसका मतलब है ये ऑर्थोगोनल है। अगर ये वन होता तो फिर ये नॉर्मल होता, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आ जाती। क्योंकि ये जीरो है तो ये ऑर्थोगोनल है, तो इस वजह से ये आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल होंगे क्योंकि इनकी आइगन वैल्यूज डिफरेंट है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है किसी भी वेव फंक्शन की वो कांस्टेंट होती है अगर हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम हार्मेशन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर एक वेव फंक्शन के तौर पर लें तो हम उसको p कह देते हैं, और जब उसको कांस्टेंट कह दिया तो इसका मतलब है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें जीरो आएगी। तो रेट ऑफ चेंज साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जब हम इसको इस पर अप्लाई करते हैं तो साई स्टार और साई पर जब अप्लाई कर देते हैं तो एक दफ़ा ये साई स्टार साई पर अप्लाई होगा, करली ओवर करली थी, और एक दफ़ा साई स्टार पर अप्लाई होगा। दिस होल टर्म इज इक्वल टू जीरो। अब हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जब देखते हैं तो करली साई ओवर करली टी हमारे पास एच साई ओवर आयोटा एच कट के बराबर आता है। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। एक दफ़ा हम साई स्टार वाले में पुट करते हैं तो एच साई स्टार ओवर आयोटा एच कट आ जाता है, और सिंपली करली साई ओवर करली टी में हमारे पास एच साई ओवर आयोटा एच कट आता है। हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो साई स्टार एच साई ओवर आयोटा एच कट माइनस साई एच साई स्टार ओवर आयोटा एच कट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारे पास ये बन जाता है साई स्टार एच साई माइनस एच माइनस साई एच साई होल स्टार डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। आयोटा एच कट को आप दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ जाता है। तो ये देखें आपके पास ये कंडीशन हार्मेशन की ही बन रही है, मतलब साई स्टार एच साई, और सेकंड केस में आप देखें एच साई स्टार साई लिया हुआ है आपने। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस पर अप्लाई करें तो ये साई स्टार और एच हार्मेशन साई बन जाएगा। और अब इस केस में आप देखें तो आपके पास दिस साई स्टार एच साई इज इक्वल टू साई स्टार एच हार्मेशन साई बन जाता है। तो इसका मतलब है हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो है वो हार्मेशन है। हम्म। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी। अब अगर हम थोड़ा सा इतना ही हमारे लिए आज के लिए काफ़ी है। बाकी बेटे हम आइगन वैल्यूज़ के बारे में कल पढ़ेंगे और उसके कुछ थ्योरम्स हैं वो भी